हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपने मेरी लास्ट क्लास देख ली होगी। लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि सुपर टेट के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या पूछा जाना है। ठीक है, उसका सिलेबस हमने डिस्कशन कर लिया था, आपको पता भी चल गया होगा कि उसमें क्या क्या पूछा जाना है। देखो, पहला चैप्टर तो उसका हम छोड़ दे रहे हैं। आज से जो हमारा सेशन स्टार्ट होगा, आज ही हमारी पहली क्लास होगी और बहुत जल्दी मैं लाइव आके पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, तब तक के लिए अभी अपलोडेड वीडियोस आप देखते रहिए। आज की जो क्लास होगी वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ही है और उसका चैप्टर जो है वो चैप्टर होगा आपका कंप्यूटर। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, जो चैप्टर होगा कंप्यूटर। ठीक है, अब कंप्यूटर पढ़ने से पहले ये है क्या, पहले उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें समझ लेते हैं। ठीक है, कि कंप्यूटर का शब्द का प्रयोग कहाँ से हुआ, कैसे इसको शुरू करा गया। ठीक है, थोड़ा सा मास्क निकालते हैं यार, ये बर्दाश्त नहीं हो पाता है। चलिए खैर, देखो यहाँ पर भैया, कंप्यूटर शब्द को शुरू करने से पहले हम पहला टर्म शुरू करना चाहेंगे। यहाँ लिखा गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पहले इस टर्म को समझते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भैया क्या है। देखो, इंफॉर्मेशन का हिंदी में मतलब होता है भैया सूचना। ठीक है, अब सूचना क्या है, ये प्रोसेस्ड डाटा होता है। ठीक है, जो भी कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेसिंग के बाद हमें देता है वो इंफॉर्मेशन कहलाती है। ठीक है, अब दूसरा बात आता है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी क्या है, देखो टेक्नोलॉजी का भैया ओरिजिन हुआ है, इसका ओरिजिन एक ग्रीक शब्द से हुआ है और वो ग्रीक शब्द कौन सा था, टेक्निकोस। टेक्निकोस, ठीक है, टेक्निकोस शब्द से इसका उत्पन्न हुआ है टेक्नोलॉजी का। और उसके बाद बात करें अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है। देखो भैया, कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड या कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करके सूचना का अगर आदान प्रदान करते हैं या किसी भी प्रकार की सूचना का प्रोसेसिंग करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाती है। देखो, अगली बात करते हैं कि कंप्यूटर टर्म अभी हमने लिखा था यहाँ पर। ठीक है, देखते जाए आप, कंप्यूटर टर्म क्या है, लिखा है यहाँ पे कंप्यूटर, COMPUTER। ये कंप्यूटर शब्द, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है आप मुझे बताएंगे। इसका ओरिजिन देखो भैया, एक लैटिन वर्ड है, कौन सा, कंप्यूट। एक लैटिन वर्ड है कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब होता है भैया गणना करना। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। अब गणना करना मतलब, देखो कंप्यूटर का जब डेवलपमेंट किया गया तो कंप्यूटर, देखो कंप्यूटर तो बना 1822 में, क्योंकि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर इसीलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में मेमोरी का उपयोग करा था। अगर मेमोरी का उपयोग ना किया गया होता दोस्तों, तो फिर ये आज के समय में जो डाटा स्टोर हम कर पाते हैं वो डाटा स्टोर ना हो पाता। ठीक है, तो उससे पहले जितनी मैकेनिकल डिवाइसेस थी वो किस लिए बनाई गई थी, गणना करने के लिए। ठीक है भैया, जैसे कि एक डिवाइस की हम बात करें, अबेकस, अभी इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि अबेकस क्या था। तो देखो, एक लैटिन वर्ड है कौन सा, कंप्यूट। कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर का ओरिजिन हुआ है। ठीक है, और इसके कंप्यूटर शब्द के और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं, जैसे अन्य नाम कौन कौन से हैं। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है भैया, संगणक। हिंदी में कहते हैं इसको संगणक। इसके अन्य कौन से नाम हो सकते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस कह सकते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग डिवाइस होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। नेक्स्ट, डाटा प्रोसेसिंग मशीन कह सकते हैं, या प्रोसेसिंग मशीन आपने पहले ही लिखा, प्रोसेसिंग डिवाइस या डाटा प्रोसेसिंग मशीन। ठीक है भैया, तो मतलब इसके ऐसे ही अन्य बहुत सारे नाम हो सकते हैं। और पीसी भी बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में इसको हम क्या बोलते हैं, पीसी। पीसी का पूरा नाम होता है भैया पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, आगे आने वाली क्लासेस में हम जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा बात बताते हैं कि देखो कंप्यूटर, अभी हमने बात करी है कौन सी चीज की, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। कंप्यूट शब्द के से कंप्यूट का मतलब होता है भैया गणना करना। अब गणना करने से रिलेटेड एक टर्म हमने अभी पढ़ा है, अबेकस। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अबेकस का आविष्कार कहां पर हुआ, किसने किया था। ठीक है, देखो अबेकस का आविष्कार भैया ली काई चेन ने किया था। इसका आविष्कार भैया चाइना में हुआ था। ठीक है,
अब कुछ बुक्स कहती है 16th सेंचुरी में हुआ था। 16th सेंचुरी में कब हुआ था? देखो दोनों आंसर आपके सही है, इस चीज को आप ध्यान रखें। चाहे आप 16th सेंचुरी लिखें, 16th सेंचुरी, और चाहे आप लिखें 1602 ईस्वी में हुआ था, दोनों टर्म सही हैं। इस पॉइंट को आप नोट करते जाएंगे, ठीक है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए। कंप्यूटर शब्द का उत्पन्न कहाँ से हुआ? कंप्यूट से। कंप्यूट कैसा है? लैटिन भाषा का एक शब्द है, और इस टर्म से ये टर्म आया कहाँ से? तो भैया अबेकस। अबेकस कैसा होता था? लकड़ी के दो लट्ठे ऐसे लगे होते थे, उनमें ऐसे स्प्रिंग्स थी, और इन स्प्रिंग्स में क्या होता था? ऐसे बॉल्स को डाला गया था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इन बॉल्स को खिसकाकर काउंटिंग करा जाता, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसे कर लेते थे। अभी भी आपको मिल जाएंगे, आप खरीद सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं कि इसका अस्तित्व खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। और भी लेकिन बहुत सारी डिवाइसेज आई हैं जिनका अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो गया। मैं जरूर एक कभी कोई सेशन होगा जिसमें मैं जरूर बताऊंगा। तो देखो अबेकस को किसने बनाया था? ली काई चेन ने बनाया था। सिंपल है। कहाँ बना था? नाम से लग रहा है चाइना में, हुआंग पुआंग स्वांग करके कुछ ऐसे नाम है। नेक्स्ट लिखा गया है 16th सेंचुरी में हुआ था। 16th सेंचुरी में हुआ था। कब हुआ था? 1602 में हुआ था। देखो अगली बात करते हैं कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी बातें हैं उनको हम नेगलेक्ट नहीं करेंगे। तो मुझे अच्छी तरह से मालूम है, आप लोगों को पता होगा प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। अब ये प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है, ठीक है, देखेंगे थोड़ा सा। या किसके द्वारा शुरू करा गया? तो इंडियन या NIIT भारत की एक संस्था है जिसके द्वारा विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस का लॉन्च करा गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट या इंडियन कंप्यूटर कंपनी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है, इंडियन कंप्यूटर कंपनी, ठीक है, इंडियन कंप्यूटर कंपनी। इसके द्वारा ही विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस का प्रारंभ किया गया था, ठीक है भैया। इतने पॉइंट्स आप लिख लें, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखो नेक्स्ट टर्म क्या है? कंप्यूटर है क्या? अभी तक तो ये सीखा कि कंप्यूटर शब्द का उत्पन्न कहां से हुआ था। अगला टॉपिक ये है कि कंप्यूटर है क्या। तो इसका डेफिनेशन की बात करें कंप्यूटर की, तो लिखते हैं कंप्यूटर, और फिर क्या लिखते हैं? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मैं लिख देता हूं यहां पे, दिख रहा है ना आप लोगों को? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हिंदी में कहेंगे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें किसी भी प्रकार का डाटा प्रोसेस कर सकते हैं या किसी भी प्रकार का डाटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब डाटा स्टोर क्यों करेंगे? देखो भैया एक चीज को आप समझे, मैंने अभी कहा कि फादर ऑफ कंप्यूटर किनको कहा गया था? चार्ल्स बैबेज को कहा गया, ठीक है। अब चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले किस टर्म का उपयोग करा था कंप्यूटर सिस्टम में? मेमोरी। अगर आपकी याददाश्त कमजोर है तो क्या पता अपने घर के बजाय पड़ोसी घर में घुस जाए ना। तो उसके लिए क्या है, आप अपने घर में जाएंगे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपको चीजें याद हैं। कंप्यूटर सिस्टम भी एक समय में बहुत सारे काम करता है जब चार्ल्स बैबेज ने इसमें मेमोरी लगा दी उसके बाद। तो देखो लिखा है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक क्यों कहा गया? एनी टाइप ऑफ डिवाइस दैट इज ऑपरेटेड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, है ना। और जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसके पावर बटन पे एक ऐसा सिंबल बना होता है, आप देख लियो उस सिंबल को। जैसे छोटी सी एक टॉर्च होती है घर में, उसका भी आप एग्जांपल लेंगे, या इमरजेंसी लाइट्स है, कोई भी है, फैन का स्विच है, लाइट का स्विच है, सब में ऐसा सिंबल आपको बना मिल जाएगा। ये किस चीज का सिंबल होता है? पावर ऑन या फिर पावर ऑफ का, ठीक है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें किसी भी प्रकार के डाटा को स्टोर कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उस डाटा को दोबारा से देखा जा सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, जैसे आपके भैया की शादी थी, अब उसमें एक शादी में मूवी ऐसे क्या करा गया, रिकॉर्ड करा गया शादी का वीडियो। तो बाद में क्या होता है, उसी
वीडियो को हम जब चाहते हैं तब देख सकते हैं ना, और जब भी प्ले करते हैं तो भैया क्या होता है, ऐसे गुलाब के फूल में ऐसे बहते हुए नदी के पानी में दिख रहे होते हैं ना, भाभी ऐसे कमल के फूल में ऐसे हिल रही होती हैं हवा के साथ। तो चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से आपको कंप्यूटर क्या होता है ये समझ में ज़रूर आया होगा। अगली बात करते हैं फिर, भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था, कहाँ पर लगाया गया था, ये क्वेश्चन आता है। तो भैया टिफरैक नाम से था, फर्स्ट या इंडियाज लिखेंगे, इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर, इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था, टिफरैक, TIFRAC, टिफरैक। इसका पूरा नाम आप लिखेंगे तो टाटा इंस्टीट्यूट, मैं यहां लिख दे रहा हूं इधर, टाटा इंस्टीट्यूट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है। ये भारत का पहला कंप्यूटर था जो भारत में बनाया गया था। इस कंप्यूटर को सर्वप्रथम कहां पर एस्टेब्लिश करा गया, तो भैया कहां पर करा गया था, कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में। इसका पूरा नाम क्या है, टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, शॉर्ट टर्म में क्या कहेंगे, टिफरैक कहेंगे। इसका सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, या इसको मैं हटाता हूं फिर आपको बता रहे हैं इसके किसके द्वारा हुआ था, ठीक है। इसका जो विकास हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा developed by टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, ठीक है। पूरा नाम क्या है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। किसके द्वारा इसका डेवलपमेंट हुआ था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, ठीक है, इनके द्वारा इसका डेवलपमेंट हुआ था। ये सबसे पहले कब और कहां पर लगाया गया था, तो देखो भैया, इंडियन एस्टैब्लिश्ड लिखते हैं आगे, कहां पर लगाया था, एस्टैब्लिश्ड इन इंडियन स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूट कलकत्ता, ठीक है। आपको पता है कलकत्ता का नाम क्या था, सॉरी कोलकाता का, कलकत्ता। अब इसको किस नाम से जानते हैं, कोलकाता के नाम से जानते हैं ना भैया। कब हुआ था, 1955 में इसको स्टेबल करा गया था या इसको लगाया गया था। ये कहाँ एस्टेब्लिश करा गया था, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता या कोलकाता में। किसके द्वारा बना था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई के द्वारा। पूरा नाम क्या भैया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है। अगली बात करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड को किसमें मापा जाता है। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड को किस में मापा जाता है। देखो ये एक प्रकार की विशेषता है भैया, कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड मतलब कंप्यूटर सिस्टम एक ऐसी डिवाइस है, देखो मनुष्य से तेज भैया काम करती है, मनुष्य उतना तेज काम नहीं करता है जितना एक व्यक्ति अगर 10 दिन में काम करेगा वो मेरे ख्याल से 1 सेकंड में या 10 सेकंड में एक कंप्यूटर कर देगा। तो इसकी स्पीड को किस में मापा जाता है भैया, क्लॉक स्पीड में। किस में मापा जाता है, क्लॉक स्पीड, ठीक है।
क्लॉक स्पीड। अब ये क्लॉक स्पीड में, क्लॉक स्पीड क्या है, देखो क्लॉक स्पीड को भी मापा जाता है किसमें, हर्ट्ज में। अब कौन से हर्ट्ज में मापा जाता है या इसका यूनिट क्या होता है, देखो भैया मेगा हर्ट्ज होता है तो उसको MHz लिखते हैं, और गीगा हर्ट्ज होता है तो उसको GHz लिखते हैं, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड को किस में मापा जाता है, क्लॉक स्पीड में। क्लॉक स्पीड को किस में मापते हैं, हर्ट्ज। हर्ट्ज में क्या, मेगा हर्ट्ज या तो फिर गीगा हर्ट्ज। अब आपको ये समझ में नहीं आएगा, देखो एक यूनिट हम और आपको बताते हैं, MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, इसका पूरा नाम होता है MIPS का। MIPS में भी आप कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड को बता सकते हैं या उसको लिख सकते हैं, ठीक है। देखेंगे MHz और GHz क्या है, इस टर्म से समझेंगे थोड़ा सा। MIPS देखो मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, एक सेकंड में मिलियंस इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करता है। देखो यही MHz और यही GHz या गीगा हर्ट्ज या मेगा हर्ट्ज जो लिखा है उसका मतलब होता है, देखो लिखेंगे MHz, इसका मतलब क्या है, देखो भैया 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, इतना ही लिखते हैं। देखो अगर 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन एक सेकंड में प्रोसेस होते हैं तो कौन सी यूनिट होगी, मेगा हर्ट्ज। और अगर 1 मिनट में, सॉरी 1 सेकंड में गीगा हर्ट्ज। 1 बिलियन हो जाएगा इस बार, नॉट 1 मिलियन, इस बार क्या हो जाएगा 1 बिलियन। 1 बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। अगर यूनिट को किस में बता रहे हैं, गीगा हर्ट्ज में बता रहे हैं, तो क्या होगा 1 बिलियन इंस्ट्रक्शन एक सेकेंड में प्रोसेस कर रहा होगा, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। अब ये कौन सी आफत आ गई, इसको आप नोट करते जाएं, ठीक है भैया। देखो पहला फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है। नाम तो आप लोगों ने बखूबी सुना होगा, है ना, ENIAC होता है, ENIAC, ENIAC। इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक, लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है भैया। कब बना था, याद रखने का एक आसान सा तरीका हम आपको बताते हैं। ये JP एकर्ट या J प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉचली, उनका नाम हम लिख दे रहे हैं यहाँ। डेवलप्ड बाय या इन्वेंटेड बाय JP एकर्ट, ECKART। JP एकर्ट, अकेले ये नहीं थे, जॉन मॉचली, इन दो लोगों ने मिलकर बनाया हुआ था भैया। क्या बनाया हुआ था, ENIAC, जो कि पहला पूरी तरह से बिजली से चलने वाला कंप्यूटर था। उससे पहले के जितने कंप्यूटर थे वो सारे कंप्यूटर बिजली से नहीं चल रहे थे, ठीक है। कब बनाया हुआ था, 19, यहाँ टाइम लिख लेंगे, टाइम जो था 1945, 1945 में बना था पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। जो विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, क्या नाम था, ENIAC था। किसके द्वारा बना हुआ था, JP एकर्ट और जॉन मॉचली के द्वारा बना हुआ था। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। देखो पहली समझते हैं एक चीज को, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इससे पहले के जितने कंप्यूटर थे वो कैसे चलते थे, फिर उनको कंप्यूटर क्यों कहा गया। देखो भैया वो पूरी तरह से बिजली से नहीं चलते थे, ठीक है। तो चलते कैसे थे वो सारे कंप्यूटर, देखेंगे। देखो 1901, हम आपको याद रखने की ट्रिक बताते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब फिनिश हुआ था, 1945।
आपको याद होगा ना, वो एक घटना हुई थी 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा पर क्या हुआ था, बमबारी करी गई थी। उसका इफेक्ट अभी तक रहा था, अब तो शायद खत्म हो गया है पूरी तरह से, नहीं अभी तक भी वहां की संतानें जो थी वो कैसी पैदा होती थी, लूली और लंगड़ी पैदा होती थी। तो इस तरह से आप याद रखेंगे 1945 में विश्व युद्ध खत्म हुआ, ठीक है। उसके बाद सॉरी यहाँ पे मैंने गलत टर्म लिख दिया है, 1946 होगा, 1946 में हुआ था। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ है। 1945 से एक साल जस्ट पहले 1944 में एक डिवाइस बनी जिसका नाम क्या था, मार्क फर्स्ट। यह बिजली से तो चलाई गई पर यह डिवाइस पूरी तरह से बिजली से ऑपरेटेबल नहीं थी या नहीं चल पाई। 1945 में कुछ नहीं हुआ, 19 या डेवलपमेंट कंटिन्यू था पर हो नहीं पाया। 1946 में फिर से सफलता मिली, और फिर से जब सफलता मिली तो किनको मिली, जेपी एकॉर्ट और जॉन मोजली को। कौन सी सफलता मिली, एनिएक बना दिया इन्होंने भैया। और एनिएक जो बना था वो पूरी तरह से क्या हुआ था, क्या था, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ठीक है। इसके बारे में आप समझ चुके हैं। अगला टॉपिक जो हमारा है, अगला टॉपिक हमने क्या कहा था कि कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो किसी प्रकार का भी डाटा प्रोसेस कर सकती है। अब भैया किसी प्रकार का डाटा मतलब कि डाटा के कई सारे प्रकार होंगे, हम लिख लेते हैं यहां पर डाटा। आप मुझे बताएं कि डाटा के कितने प्रकार होते हैं। देखो भैया डाटा दो ये तरह का होता है, एक तो होगा आपका टेक्स्ट डाटा, ठीक है, दूसरा क्या होगा, मल्टीमीडिया डाटा, ठीक, एक है टेक्स्ट डाटा और दूसरा मल्टीमीडिया। एक तो बात ये हो गई। अब दूसरी बात आती है टेक्स्ट डाटा भी कितने प्रकार का होता है। देखो मल्टीमीडिया में बहुत सारे प्रकार हैं। मल्टीमीडिया को अभी इस टर्म को हम यहाँ छोड़ेंगे, हम आगे आपको मल्टीमीडिया जरूर समझाते हैं नेक्स्ट क्लास में कि मल्टीमीडिया क्या होता है जब उसका टॉपिक आएगा। तो टेक्स्ट डाटा क्या होता है, या फिर इसको हम इस टर्म को यहाँ पे हटा ही लेते हैं। देखो ये दो प्रकार होते हैं भैया, इसको आप याद जरूर रखेंगे, ठीक है, मल्टीमीडिया और टेक्स्ट। मोस्टली कॉमन टाइप क्या लिखेंगे, द डाटा। तो डाटा दो प्रकार का होता है, पहला होता है न्यूमेरिक डाटा, फर्स्ट होता है न्यूमेरिक डाटा, और सेकंड होता है अल्फा न्यूमेरिक। सेकंड क्या है, अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक डाटा। अब आप मुझे बताएं, ये ऐसा ग्राफिकल तौर पे आप लिखते जाएंगे। न्यूमेरिक डाटा क्या होता है भैया, न्यूमेरिक मतलब होता है नंबर्स, ठीक है। नंबर्स का मतलब क्या है, 0 to 9, इससे ज्यादा तो मुझे लग रहा ब्रह्मांड में कोई संख्या ही नहीं है, 0 to 9 ही होती है। उसके बाद 1 0 लिखेंगे तो 10 हो जाएगा, तो देखो 0 रिपीट हो गया, 1 रिपीट हो गया, है ना। 0 to 9 मतलब जितने भी एरिथमेटिक ऑपरेशन होंगे, एरिथमेटिक ऑपरेशन होंगे, एरिथमेटिक मतलब अंक गणतीय कार्य जितने होंगे। अब अंक गणतीय कार्य कौन से हैं, जैसे आपने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, आपने ऐड कर लिया, आपने जो क्या करा, सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपने डिवाइड करा है। तो जितने भी ऐसे टर्म हैं वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे, न्यूमेरिक डाटा या न्यूमेरिकल डाटा के अंतर्गत। अल्फा न्यूमेरिक डाटा क्या होता है, देखो भैया अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट्स भी होंगे और नंबर्स भी होंगे। अल्फाबेट्स का मतलब क्या है, 0 to 9 देखो नंबर्स हो जाएंगे, ए से जेड तक क्या हो जाएंगे, अल्फाबेट्स हो जाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएंगे, सिंबल्स। बाकी जितने बचे सिंबल्स हैं, जैसे स्टार हो गया, हैश हो गया, है ना, डॉलर, ये वाला सिंबल आपने बना लिया, डॉलर वाला, और जितने भी हम कुछ एग्जांपल ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ये जितने भी सिंबल्स हैं वो सारे के सारे मतलब सारा डाटा जितना है वो किस में आ जाएगा, अल्फा न्यूमेरिक डाटा में आ जाएगा। लेकिन एक बात को आप समझे भैया, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर अंक गणितीय कार्य होते हैं, मतलब गुणा करना, भाग करना, जोड़ना या घटाना, ऐसे कार्य अगर हो रहे हैं तो ये इसका मतलब ये अल्फा न्यूमेरिक है। देखो नंबर्स तो यहाँ भी आ रहे हैं, तो यहाँ भी वही काम होगा। नहीं भैया, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कंपैरिजन होती है। यहाँ पर क्या होता है, कंपैरिजन मतलब कि तुलना करी जाती है, तार्किक होता है। यहाँ पर ये छोटा है, जैसे कहा कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये दोनों बराबर हैं। तो जितने तुलनात्मक कार्य होते हैं वो सारे के सारे किस डाटा के अंतर्गत आते हैं, अल्फा न्यूमेरिक डाटा के अंतर्गत। देखो भैया डाटा शब्द तो आपको समझ में आया होगा कि डाटा के प्रकार कितने होते हैं। देखो पहला न्यूमेरिक डाटा और दूसरा अल्फा न्यूमेरिक डाटा। अरे रुकेंगे जरा भाई, अभी ये बात तो हमने बताया ही नहीं है कि ये डाटा होता क्या है भाई। हो गई आफत, है ना। देखो डाटा क्या है, एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज इनपुटेड इन कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज डाटा। जो भी चीज कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट होगी वो डाटा कहलाएगी। डाटा सदैव क्या होता है, मीनिंगलेस होता है।
मीनिंगलेस, डाटा का कोई अर्थ नहीं होता है। अगर डाटा का कोई अर्थ हो तो फिर वो डाटा नहीं, वो इंफॉर्मेशन कहलाएगा। अभी तक आप लोगों ने क्या सुना था या क्या समझा था कि डाटा और इंफॉर्मेशन दोनों टर्म सेम होते हैं, कि मतलब जो भी सूचना आपको दी जाए उसको आप क्या कह सकते हैं, उसको आप डाटा कह सकते हैं। नहीं भैया, वो डाटा नहीं है, डाटा हमेशा मीनिंगलेस होता है। एक बात को समझें आप, अभी इस टर्म को हम आगे और चल के समझाते हैं। डाटा के बाद आती है नेक्स्ट बात इंफॉर्मेशन की, इसको हटाते हैं थोड़ा सा। डाटा की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, एनी टाइप ऑफ, या हिंदी में कहेंगे किसी प्रकार की सूचना जो कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट होती है वो क्या कहलाती है, डाटा कहलाती है। अगला टर्म देखेंगे इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को, अच्छा जिनको थोड़ा सा अंग्रेजी में प्रॉब्लम है वो मुझे बता देंगे, मैं उसको हिंदी में थोड़ा सा कोशिश करूंगा, कोशिश नहीं मैं बता ही दूंगा। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को हिंदी में कहते हैं सूचना, ठीक है। सूचना क्या होता है, ये भैया प्रोसेस्ड डाटा होता है। प्रोसेस्ड, प्रोसेस्ड का मतलब जिसकी प्रोसेसिंग हो चुकी हो, और जिसकी प्रोसेसिंग हो चुकी होती है उसको क्या कहते हैं, सूचना, या उसको परिणाम अंग्रेजी में कहते हैं रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट, परिणाम। और परिणाम हमेशा कब मिलता है, प्रोसेसिंग के बाद। पहले पढ़ेंगे, फिर एग्जाम देंगे, फिर उसके बाद देखो प्रोसेसिंग हो चुकी है, एग्जाम हुआ मतलब प्रोसेसिंग हो चुकी है, अब जो मिला है वो क्या है, वो परिणाम है, ठीक है। तो आफ्टर प्रोसेसिंग देखो कंप्यूटर सिस्टम की प्रोसेसिंग होती क्या है। देखो भैया सूचना टर्म को कैसे समझाएंगे, हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। डाटा क्या है, जो कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट हो वो डाटा है, जो कंप्यूटर सिस्टम से आउटपुट हो वो सूचना है या इंफॉर्मेशन है। अब इंफॉर्मेशन सदैव क्या होती है, मीनिंगफुल होती है। डाटा क्या होता है, मीनिंगलेस होता है। इंफॉर्मेशन क्या होती है, मीनिंगफुल होती, मतलब आपको मतलब समझ में आया। जैसे मैंने लिखा 13 मल्टीप्लाई बाई 13, ये क्या है, ये डाटा है। कंप्यूटर सिस्टम के कैलकुलेटर में जाके लिखा 13 मल्टीप्लाई बाई 13, आपको नहीं मालूम था तभी तो आपने कैलकुलेटर का यूज किया है। अब उसके बाद जैसे इस पर कैलकुलेशन हो जाएगा तो 169 इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा, 169। और 169 जब आंसर आया है तो देखो अब अच्छा 169 होता है, देखो आपको समझ में आया। तो ये क्या निकला है, ये रिजल्ट या परिणाम निकला, और परिणाम ही क्या कहलाती है, इंफॉर्मेशन कहलाती है, ठीक है। इसका प्रोसेसिंग होता कैसे है कंप्यूटर सिस्टम का, बड़ा ही आसान सा टर्म है, बहुत आसान। देखो लिखेंगे यहां पर, यहां लिखा हमने डाटा, यहां लिखा हमने इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, ठीक है। ऐसे ही आया डाटा और ऐसे निकल गया, इंफॉर्मेशन कहला। तो दादा बीच में तो कुछ काम करी, बीच में क्या काम करेगा, सीपीयू। मेरे भैया क्या काम कर रहा है, सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अभी तक आपको लग रहा होगा कि सीपीयू क्या है, एक बड़ा सा ऐसा बक्सा रखा रहता है, वो क्या कहलाता है, वो सीपीयू कहलाता है। नहीं भैया, वो सीपीयू नहीं है, वो सीपीयू बॉक्स होता है या कैबिनेट आप कह सकते हैं। उसके अंदर एक चिप लगी होती है जिसको सीपीयू या क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। इसका एक अलग से टॉपिक हम आपको जरूर किसी दिन समझाएंगे। देखो डाटा तो क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है, फिर से इनपुट होके जाएगा कहां, सीपीयू में, क्योंकि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज सीपीयू है ना, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। देखो साइंस में मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है, जैसे ही हाथ में देखो कांटा चुभता है, रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है मेरे ख्याल से उसको ना, हाथ में जैसे ही कांटा चुभता है ऐसे हाथ पीछे होता है जस्ट। तो पीछे क्यों होता है, देखो भैया कहीं से तो मैसेज रिलीज हुआ है। मैसेज कहां से रिलीज हुआ, ब्रेन से रिलीज हुआ है। काम भले ही देखो इनपुट, देखो कांटा इनपुट यहां हुआ है उंगली में, लेकिन मैसेज यहां से रिलीज हो रहा है ना। तो देखो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जैसे ही कुछ इनपुट होगा कोई डाटा, तुरंत मैसेज कहां से आएगा, सीपीयू से आएगा। और सीपीयू क्या करेगा, उस पर भैया प्रोसेसिंग करेगा, ऐसे ऐसे प्रोसेसिंग हुई, और ये प्रोसेसिंग होके जैसे ही रिजल्ट मिला उसको, उसने तुरंत आउटपुट दे दिया, ठीक है, आउटपुट। अब आप कह सकते हैं कि जो आउटपुट होता है वो इंफॉर्मेशन होती है, जो इनपुट होता है वो डाटा होता है। मेरे ख्याल से ये टर्म आपको जरूर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम की प्रॉपर्टीज या कंप्यूटर सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कंप्यूटर सिस्टम की विशेषताएं क्या है। हिंदी में लिखते हैं विशेषताएं, ठीक है, समझ लेना। थोड़ा सा हिंदी की राइटिंग कमजोर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल समझ में आना चाहिए। देखो विशेषताएं कंप्यूटर सिस्टम की क्या है, बहुत सारी विशेषताएं। जैसे पहला टर्म लिखेंगे स्पीड।
कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड इतनी तेज होती है बेटा कि वो एक काम अगर कोई व्यक्ति 10 दिन में करता है तो कंप्यूटर उसको 10 मिनट में या 1 मिनट में कर सकता है। इसकी स्पीड का टर्म आपने पहले ही समझा, मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में माप लेते हैं, या हर्ट्ज भी आप लिखेंगे तो गलत नहीं है। इन तीनों टर्म में कंप्यूटर की स्पीड को बता सकते हैं। एक यूनिट हमने अभी और बताई है आपको, MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में बता सकते हैं। और इन सारे टर्म के लिए एक टर्म बना है क्या, क्लॉक स्पीड। अब आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन अगर पेपर में मिलता है तो आप उसको टिक करा देंगे, और सारे एक साथ नहीं मिलेंगे, इस बात का भी आप ध्यान रखें, है ना, क्लॉक स्पीड। उसके बाद अगला टर्म क्या हो सकता है, एक्यूरेसी। भैया इसकी विशेषता ये भी है कि एक्यूरेट काम करता है, एक्यूरेसी, है ना, मतलब कंप्यूटर सिस्टम गलती नहीं करता है। अब आपको समझ में आएगा ऐसा कैसे गलती नहीं करता है, हमने तो लिखा कुछ और था, आंसर कुछ और आ गया। भैया आपने लिखने में गलती कर दी है, आप सही से लिख नहीं पाए उसको, बाकी कंप्यूटर सिस्टम गलती नहीं करेगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया ना, जैसे 15 मल्टीप्लाई बाई 15 लिखा तो कितना आंसर 225 आंसर आएगा, ये श्योर है। अगर गलती से आपने 5 की जगह पर 4 लिख दिया तो 15 मल्टीप्लाई बाई 14 हो जाएगा, तो 225 आंसर कैसे आ सकता है भैया। तो आप गलती कर रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम गलती नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया परमानेंट स्टोरेज। भैया नेक्स्ट क्या होता है, परमानेंट स्टोरेज। परमानेंट स्टोरेज तो आपके दिमाग पे भी हो जाता है, लेकिन कितना कर लेंगे, किताबी ज्ञान तो याद नहीं रहता है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ रख सकते हैं ना, कि ऐसे कैसे याद रखेंगे फलाना गाना है जो अभी हमारे दिमाग में पूरी तरह से बैठ गया ना, नहीं बैठ सकता। उसके लिए कंप्यूटर सिस्टम क्या ऑफर करता है, परमानेंट स्टोरेज ऑफर करता है। तो ऐसे बहुत सारी इसकी विशेषताएं हैं, जैसे कि लार्ज स्टोरेज भी देता है। लार्ज स्टोरेज का मतलब क्या है कि बहुत सारी मतलब लॉट्स ऑफ। अभी तक देखो क्या होता है, अब लैपटॉप खरीदने जाएंगे आपको मोस्टली क्या मिलता है, 500 GB का हार्ड डिस्क आपको दिया जाता है कंपनी की तरफ से, लेकिन अब ये बढ़ के कितना हो गया है, 1 TB हो गया है ना, 1 TB। टीबी का मतलब क्या है, ट्यूबरक्लोसिस नहीं भैया, खांसी जिसमें आती रहती नहीं, टीबी का मतलब होता है टेराबाइट, ठीक है। तो ये कितना स्टोर करता है, देखो 500 GB और इधर है 1024 GB, सी द डिफरेंस, 500 GB 1024 है ना, और जब 1024 हो गया जीबी तो ये 1024 GB ना कह के इसके लिए एक टर्म बना है, कौन सा, टीबी। और तो ये कितना टीबी है, 1024 GB इज इक्वल टू 1 TB ना, ठीक है। वापस आते हैं, इसके अलावा और क्या हो सकते हैं, क्विक डिसीजन। देखो भैया क्विक डिसीजन क्या, आप जैसे इनपुट करेंगे तुरंत आउटपुट मिलेगा, है ना। कंप्यूटर सिस्टम अगर स्लोवर है, स्लोवर किस पर डिपेंड करता है, कहा ना, स्पीड पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसके अलावा वर्सेटिलिटी होता है और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो विशेषताएं मेरे ख्याल से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अगली बात करते हैं लिमिटेशंस क्या है कंप्यूटर सिस्टम की, है ना, सीमाएं, लिमिटेशंस। देखो कंप्यूटर सिस्टम की लिमिटेशंस ये हैं कि उसके पास भैया क्या नहीं होता है, नो माइंड। कंप्यूटर में दिमाग नहीं होता है, कंप्यूटर सोच नहीं सकता। अरे ये टर्म तो गलत हो गया भाई, अभी आपने कहा द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज द CPU, या CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अब आप कह रहे हैं कि दिमाग CPU होता है, अब कह रहे हैं आपके पास कंप्यूटर के पास दिमाग ही नहीं होता। देखो भैया दिमाग तो होता है, लेकिन वो कृत्रिम दिमाग है, वो उतना ही काम करेगा जितना आप इंस्ट्रक्शंस देंगे। वो किसी प्रकार का सोचने का कार्य नहीं कर सकता, है ना, कि भैया फलाने जा रहे हैं, अभी जाके पीछे से लात मारेंगे, हैं नहीं, सोच नहीं सकता वो, उतना ही काम करेगा जितना आप उसको बताएंगे, ठीक है। इसलिए ये कह सकते हैं नो माइंड। दूसरी बात भैया एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव खर्चीला होता है। खर्चीला होने का मतलब है भैया अच्छा ठीक ठाक लैपटॉप या PC खरीदने आप जाएंगे, डेस्कटॉप, तो मेरे ख्याल से 25 से 30 हज़ार या 35 हज़ार या उससे ऊपर आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो सारे लोग इसको बियर नहीं कर सकते, ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट बात क्या करें, इम्यून टू वायरस, ये बड़ी बढ़िया चीज़ है। वायरस, एक ऐसा वायरस जिसने 3 साल से लगातार नाक में दम कर रखा है, 2 साल तो पूरे हो गए हैं, तीसरा ये लॉकडाउन फिर आ गया, इसीलिए ऑनलाइन देख लो आ गए हैं, है ना, इतना दम कर रखा है। ऐसे ही भैया वायरस क्या, यही जुकाम बुखार वाला है जो कोविड है या कोरोना वायरस है, यही घुस गया है क्या, नहीं भैया, कोरोना वायरस नहीं घुसता है कंप्यूटर सिस्टम, ये टर्म गलत है। यहाँ पर वायरसेज क्या होते हैं, कुछ प्रोग्राम होते हैं जो क्या होते हैं, ऑटोमेटिक अपने आप का ट्विस्ट करते रहते हैं, अगर 2 हैं तो 4 हो जाएंगे, 4 हैं तो ये सेल्फ इंटेलिजेंट होते हैं, आप कह सकते हैं, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में
आसानी से ये ट्रेवल कर जाते हैं, ठीक है ना भैया। तो देखो इम्यून टू वायरस हो गया। तो और भी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, जैसे कि किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करता है भैया। इलेक्ट्रिसिटी गई तो आपका काम बंद हो गया या आप उसके आगे कोई काम नहीं कर सकते हैं, तो ये भी एक प्रकार की इसकी लिमिट है। दूसरी बात करें कि यूज क्या होता है इसका, इसका अनुप्रयोग कह सकते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, हिंदी में लिखेंगे अनुप्रयोग। अनुप्रयोग इसका कहाँ कहाँ कर सकते हैं, देखो पहली तो बात है क्या, डाटा प्रोसेसिंग में कर सकते हैं। डाटा प्रोसेसिंग क्या है भैया, आपको किसी चीज़ का क्या चाहिए, परिणाम चाहिए, जिसको आप काम नहीं कर सकते हैं तो आप क्या करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम की हेल्प ले लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया डाटा प्रोसेसिंग। दूसरा क्या है, एक्सचेंज ऑफ डाटा। एक्सचेंज क्या है, ट्रांसफर, एक्सचेंज ऑफ डाटा, शेयर इट से और शेयर मी और पता नहीं कितने सारे एप्लीकेशन आते हैं ना। या फिर आप किसी केबल माध्यम का उपयोग करके कि या वायरलेस कनेक्शन बना के आप क्या कर सकते हैं, बाई बीटी आप डाटा का ट्रांसफर कर सकते हैं, ये भी इसका एक एप्लीकेशन है। दूसरा साइंटिफिक रिसर्च, आप लिख सकते हैं यहाँ पर, रिसर्च कैसा है, साइंटिफिक रिसर्च में इसका इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। तो ये भी हो गया। तो इसके साथ साथ और भी क्या है, जैसे बैंक में सबसे ज़्यादा भैया तो इसका यूज यहीं करा जाता है। बैंक में आप पैसा विड्रॉल करने जाएंगे या पैसा आप क्या करने जाते हैं, जमा करने जाते हैं, तो क्या होता है यहाँ पर बैंक में सबमिट करने जाते हैं तो किसका इस्तेमाल हो जाता है, कंप्यूटर का ही। तो इसके साथ साथ भैया बहुत सारे अनुप्रयोग हैं। अब अनुप्रयोग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगली एक लास्ट टर्म हमारा बचा है जनरेशन। देखो जनरेशन क्या है, कंप्यूटर कहाँ से कहाँ तक डेवलप्ड हुआ, बहुत आसान से भैया, थोड़ा सा टाइम और लगेगा, बता देते हैं। जनरेशन यहां लिख लेते हैं, जनरेशन। जनरेशन क्या है, अब तक की कंप्यूटर सिस्टम की कितनी जनरेशन आई भैया, 5। देखो फर्स्ट जनरेशन आई, यहां लिख लेते हैं फर्स्ट जनरेशन। इसमें जो प्रोसेसिंग डिवाइस का यूज करा गया था, ज्यादा कुछ खास है नहीं इससे। देखो प्रोसेसिंग डिवाइस या आप कह सकते ब्रेन ही बदलता रहा है हर बार, और इसीलिए जनरेशन चेंज होती चली गई। देखो हम लोग भी जहां पर हैं वहां पे अभी 3 जनरेशन होंगी, हमारे दादाजी होंगे, फिर हमारे पापा जी हैं, फिर हम हैं, है ना, फिर नेक्स्ट आगे आने वाली जनरेशन। तो ऐसा है, देखो एक ही घर में 3-3 जनरेशन रह रही ना। तो इस तरह से देखो, क्यों, क्योंकि उनके कुछ प्रॉपर्टीज अलग थी, दादाजी की, पापा की कुछ उनसे अलग हुई, हमारी कुछ उनसे अलग हुई, इसीलिए 3 जनरेशन हो गई। तो इसीलिए जनरेशन चेंज होती है। देखो पहली जनरेशन जो आई भैया, तो माइंड मतलब ब्रेन, जहां जो सीपीयू है इस वक्त, उसकी जगह पे क्या यूज हो रहा था, वैक्यूम ट्यूब यूज हो रहा था, ठीक है, निर्वात ट्यूब कहा जाता है हिंदी में, वैक्यूम ट्यूब। इस जनरेशन का जो टाइम था भैया, आप नोट करते जाएंगे, इस जनरेशन को जो टाइम था, देखो ये जनरेशन वो नहीं है जब अबेकस बना था, ये जनरेशन तब से शुरू हुई है जब कंप्यूटर सिस्टम पूरी तरह से बिजली से चलने लगा था। आई होप अब तो आप समझ ही गए होंगे। देखो भैया एक बात को और समझे, 1944 में क्या बना था, मार्क फर्स्ट, अभी पढ़ के आए हैं। 1946 में क्या बना, ENIAC, ठीक है, जो कि पूरी तरह से, या फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड इसको कहा गया, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो ना तो 1944 से शुरू करा गया, ना 1946 से, बीच से शुरू कर दिया गया 1945 से, क्योंकि भैया बिजली से तो ये भी चला गया था ना, लेकिन चल नहीं पाया। तो 1945 से 1954 तक का टाइम जो था वो किसका था, फर्स्ट जनरेशन का था। इसमें प्रोसेसिंग के लिए क्या लगाया गया था, वैक्यूम ट्यूब। ऐसे कंप्यूटर सिस्टम जिसमें वैक्यूम ट्यूब लगा था वो आकार में बहुत बड़े होते थे, और मुझे लग रहा 10 बाई 10 के कमरे की जरूरत पड़ती थी इनको शिफ्ट करने के लिए, और ऐसे कंप्यूटर बहुत ज्यादा मात्रा में हीट जनरेट करते थे भैया, ठीक है। नेक्स्ट, जब इसको कम करने के लिए क्या करा गया, सेकंड जनरेशन लाई गई, और जब सेकंड जनरेशन लाई गई तो यहां पर जो प्रोसेसिंग डिवाइस का यूज करा गया वो क्या है, ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ट्रांजिस्टर का यूज करा गया, और तब आकार घट गया, प्रोसेसिंग स्पीड भी तेज हो गई। इसका जो टाइम है 1955 टू 1964, 1955 से 1964 तक यह जनरेशन चली थी। उसके बाद भैया थर्ड जनरेशन आई, ठीक है। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, आईसी चिप, आईसी चिप का यूज करा गया। इसका जो टाइम है, इसका जो टाइम है, टाइम क्या है, 1965 टू 1974,
ठीक है। 1965 से 1974 तक जब ये जनरेशन चली है, इसमें किसका यूज करा गया था? आईसी चिप। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म है, आईसी चिप। आईसी चिप को चिप क्यों कहा गया? क्योंकि इसका आकार भैया आलू के चिप्स के जैसा था, इसलिए इसको क्या कहा गया? इंटीग्रेटेड आईसी चिप कहा गया। आईसी चिप का पूरा नाम क्या है? यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है। आईसी चिप का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है। आईसी चिप, आईसी चिप पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, सर्किट चिप, ठीक है। किसके द्वारा बना था? जैक, डेवलप्ड बाय, आप लिख लेंगे यहां पर, डेवलप्ड बाय जैक किल्बी। जैक किल्बी के द्वारा आईसी चिप बनाई गई थी, ठीक है। कब बनी हुई थी? 12 सितंबर 1958 को। इधर लिख देते हैं, टाइम इसका जो है वो क्या है? 12 सितंबर 1958 को क्या बनाई गई थी? आईसी चिप। किसके द्वारा बनी थी? जैक किल्बी के द्वारा बनी थी। पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है। शॉर्ट टर्म में क्या कहते हैं? आईसी चिप की जनरेशन में यूज हुई थी। थर्ड जनरेशन में इसका टाइम क्या है? 1965 टू 1974, ठीक है भैया। नेक्स्ट जो फोर्थ जनरेशन आई इसके बाद, ठीक है, फोर्थ जनरेशन में क्या यूज करा गया? फोर्थ जनरेशन, इसमें भैया वही आपकी जानी मानी सी चीज, क्या? माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। इसको VLSI भी कहते हैं, VLSI। VLSI का यूज करा गया। इसका जो टाइम था, टाइम क्या है? 1974, 1974 से टिल डेट, मतलब आज तक, 1974 से आज तक अभी भी माइक्रो प्रोसेसर या VLSI का यूज हो रहा है, ठीक है। आप आज भी मोबाइल फ़ोन जब खरीदते हैं तो आप कैमरा तो सबसे पहले देखते हैं, वो अलग बात है। कैमरे के साथ हाँ मुंह अच्छा आना चाहिए, बाकी मोबाइल की परफॉर्मेंस कैसी है हमारे लिए मायने नहीं रखता है, ये सेकेंडरी चीज़ है। तो देखेंगे, है ना। नहीं तो उसके लिए फिर मुंह अच्छा नहीं आता ना, तो बहुत सारे एप्लीकेशन यूज करने पड़ जाते हैं। पता नहीं कौन कौन से, मुझे याद नहीं है सारे नाम, है ना। ऐसा ऐसा पाउड बना के फिर मतलब वाह, मज़ा ही आ जाता। देखो भैया ऊपर लिख दे रहे हैं फिफ्थ जनरेशन। देखो भैया फिफ्थ जनरेशन जब आई तो उसमें भी क्या यूज करा गया है? नेक्स्ट है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ में भी यूज करा गया है। इसका जो टाइम था, या टाइम छोड़ते हैं, पहले ये देख लेते हैं क्या यूज करा गया था। VLSI का ही यूज करा गया है। इसका जो टाइम है इसको आप लिख सकते हैं प्रेजेंट टू फ्यूचर, प्रेजेंट टू फ्यूचर, मतलब वर्तमान से भविष्य तक किसका यूज करा जाएगा? कि किसका यूज किया जा रहा है? कौन सी जनरेशन चल रही है? फिफ्थ जनरेशन चल रही है। यहाँ पर यूज करा जा रहा है माइक्रो प्रोसेसर या VLSI टेक्नोलॉजी का, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर को VLSI भी कहते हैं। और इसके साथ साथ भैया AI का पूरा नाम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई हो। इसको आप बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। कैसे? जैसे आपके फिंगरप्रिंट से आपका मोबाइल अनलॉक हो जाता है, ये क्या है? AI फीचर है। जब AI फीचर नहीं आया हुआ था, जब फिफ्थ जनरेशन नहीं आई हुई थी, तो आप अपने फिंगरप्रिंट से आपका मोबाइल फोन अनलॉक नहीं कर सकते थे। अब तो देखिए आपका मुंह देख के ऐसा खुल जाता है, अरे दादा रे, ऐसे पावर बटन दबाओ और ऐसा खुल जाता है ना। ये क्या है? AI, मतलब एक बार ऐसे मुंह सेव कर दिया और फिर उसके बाद वो दोबारा से आपसे, जैसे ही आपका मुंह देखता है खुल जाता है। अब आप एक चीज को समझें, जब आप ऐसे सो रहे होते हैं, आंखें बंद होती हैं, तो क्या खुल जाता है? नहीं, ये आंखों का भी ऐसे ऑब्जर्वेशन कर लेता है ना, उसको कैप्चर कर लेता है। तो जब तक देखेगा नहीं तब तक नहीं खुलता है, तो इसलिए सोते वक्त ये नहीं खुल पाता, लेकिन फिंगरप्रिंट से खुल जाता है सोते वक्त। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, है ना, बचे रहें। नहीं तो अगर घर में कोई खुराफाती इंसान है तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। पता चले सो रहे हैं, आपका खजाना खुल जाए, तो भगवान हुई है वह है जो राम रचि राखा, है ना। चलिए खैर, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें जो AI से रिलेटेड हैं, तो इसको हम आपको AI के चैप्टर में ही बता देंगे। मेरे ख्याल से आज की बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई कमी है इस समझाने में या फिर आपको समझने में, तो आप उसको मुझे लिख कर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। मैं उसको दोबारा से कंफर्म करूंगा। अगर कोई दिक्कत है तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। चलो, तब तक के नेक्स्ट क्लास का इंतजार करें। कल के लिए मैं नेक्स्ट क्लास अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलो, बाय बाय सबको।